आम आदमी। शायद शायद मेरी ये कहानी आप सबको अपनी कहानी लगे, आपको लगे कि आप इस कहानी के पात्र हैं। मैं सरोज, मैं भी साधारण, कहानी मेरी है। दूर किसी कस्बे में कमलाकांत चौधरी के आंगन में मैंने जन्म लिया था, लेकिन मुझे जन्म देते ही मेरी जननी ने मृत्यु को वर लिया। मुझे दुनिया में लाने वाली मेरे दुनिया में आते ही दुनिया छोड़ चली। पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे जन्म का उत्सव मनाए या माँ के मरने का मातम, या माँ के मरने का मातम। हे दीनानाथ, ये कैसी लीला है तुम्हारी। इस फूल को इस आंगन में खिला तो दिया, पर आंगन को ही सूना तो दिया। हम जीते बने हैं तो मरते। विधि के विधान के आगे किसी का बस चला है क्या आज तक? बोलो, किसी का बस चला है क्या आज तक? अरे यार, वो तो निर्मोही थी वो। मेरे आंगन में बस इस एक फूल को खिलाने के लिए ही आई। और तुमने इस बात के संबंध में लगना चाहिए कि इस बिन मां के बच्ची का लालन पालन कैसे हो। मुझे बस यही चिंता खाए जा रही है। नहीं, अब ये मुझसे नहीं होगा। अरे यार, इसका क्या भरोसा। अब जो आएगी वो इसे सभी माँ की ममता दे पाएगी। तब तो उनके लिए माँ बाप दोनों का ही धर्म निभाना होगा। उससे अगर कोई सहायता की जरूरत हो तो बेहिचक कहना। देखो, तुम अपना ध्यान रखो और इस बिन मां की बच्ची का विशेष रूप से ध्यान रखो। मैं आता रहूंगा। अब मैं चलना चाहूंगा, मैं आता रहूंगा। ठीक है, ध्यान रखो यार। जय हो दीनानाथ, जय हो दीनानाथ, जय हो दीनानाथ। इस दुनिया में साधारण इंसानों की कोई जगह नहीं है, तो मेरी कहानी में भला किसी को दिलचस्पी क्यों हो? ये दुनिया क्षमता वालों की है। क्षमता है तभी कोई जी सकता है। पिताजी ने भी अपनी पूरी क्षमता से मेरा लालन पालन किया। मेरे जन्म से किसी को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं थी, ना ही कोई सोहर गाया गया, ना ही किसी ने बधाई दी। घर में पसरा था तो बस सन्नाटा। मातम से भरे घर की दीवारें भी मेरे भाग्य पर आंसू बहा रही थी, और मैं पिताजी की गोद में उनके अनमने भाव से गाए जा रही लोरी सुन रही थी। सोन चिड़ैया मेरी सोन चिड़ैया, बाबुल की गोद में सो जा तू बिटिया। सोन चिड़ैया मेरी सोन चिड़ैया, पलकों में आ जा रानी दिया। रोना नहीं रे मेरी
प्यारी बिटिया, रोना नहीं रे मेरी प्यारी बिटिया, सोन चिड़ैया मेरी सोन चिड़ैया, बाबुल की गोद में सो जा तू बिटिया, उजाला मिटेगा अंधेरा। नहीं रे मेरी प्यारी बिटिया, रोना नहीं रे मेरी प्यारी बिटिया, सोन चिड़ैया मेरी प्यारी बिटिया, सोन चिड़ैया मेरी रानी बिटिया, पलकों में आ जा रे रानी मिया, पलकों में आ जा रे रानी मिया, सोन चिड़ैया मेरी सोन चिड़ैया, पलकों में आ जा रे रानी मिया, पलकों में आ जा रे मिया। चौधरी है क्या? कमलाकांत, अरे इतनी रात को कौन आवाज दे रहा है? कौन? अरे पंडित जी, आइए प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। अरे इस वक्त इतनी रात में? हाँ वो बगल के सोने में आया था, विशेष प्रयोजन से आया। अच्छा, कार का संपर्क विलम्ब हो गया। अब क्या बताऊं कमलाकांत, बड़ी कंजूसी देखा, सच बड़ी कंजूसी। तो सोचा कि रात तुम्हारे अरे क्या बात करते हैं पंडित जी, अरे मुझे क्या कर दूंगा? अरे ये किसने, अभी आप किस जज्बात के हम जा रहे हैं? अरे कमलाकांत, सच बोलो तो मुझे तो सृष्टि का नाम लेके भी अच्छा नहीं है। हाँ, अरे महंगाई आसमान छू रही है। हाँ, लेकिन दक्षिणा देने के नाम पर वो कभी वही दे रहे हैं जो इनके दादा परदादा दिया करते थे। अच्छा, मैं अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। अरे कमलाकांत, अरे कमलाकांत, अब भोजन तो मैं करके ही आया हूँ। अब क्या बताऊँ कमलाकांत, क्या भोजन था? रसगुल्ले, रसमलाइयाँ, समोसे, वाह भाई, मैं सोचता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अब खैर रहने दो, दूसरे ने दक्षिणा भले ही कम दी हो, लेकिन भोजन की व्यवस्था उत्तम थी। अब लोग तो पंडितों से ही पेट से निकाह करवाना चाहते हैं ना। वैसे कमला था तो क्या? अरे हाँ, अरे बिटिया बड़ी देर के बाद सोई है, लोरी खा के इसे सुलाया है। तुमने भी क्या अपना कर्तव्य नहीं बताया? मेरी रात्रि में तुम्हारी सेहत की चर्चा हो रही है, और वैसे भी बिना माँ की बच्ची को संभालना कोई आसान बात नहीं। पंडित जी, मैंने विद्या के नामकरण के लिए आपको कहा था, कुछ सोचा है उसका नाम? उनको मैं जरा पत्रा देख के बताता हूँ। बताइए भाई, तुम्हारी विद्या का नाम आखिर शुरू कहाँ से हो? बताइए।
ना हाँ विद्या के जन्म की स्थिति और ग्रहण नक्षत्र के अध्ययन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विद्या का नाम सबसे रखना चाहिए। सबसे क्या नाम होगा पंडित जी? बताइए ना पंडित जी। देखो अब पिता का नाम यदि संभा है तो विद्या का नाम यानी कि सरोज रखना है। सरोज तो कैसा लगा ना? अरे सरोज यानी कि कमल। बहुत ही सुंदर नाम रखा है पंडित जी। सरोज बहुत ही सुंदर नाम रखा है। बहुत ही सुंदर। देख तुम्हारा नाम करणजीत मैंने रखा है तो ईश्वर की कृपा से तुम्हारे विवाह का मंत्र भी मैं ही पढ़ूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय आइए आइए पंडित जी, मैं आपका सोने की व्यवस्था करूंगा और सवेरे नामकरण की दक्षिणा भी दे दूंगा। चलिए गुड़िया रानी मेरी गुड़िया रानी, कौन है तेरा गुड्डा राजा, किसकी है तू रानी? कौन है तेरा गुड्डा राजा, किसकी है तू रानी? जा किसको ले जाएगा तेरा गुड्डा राजा, दुल्हनिया डोली में होगी तो खूब बजेगा बाजा, खूब सजाऊंगी तुझको मैं मेरी गुड़िया रानी। कौन है तेरा गुड्डा राजा, किसकी है तू रानी? कौन है तेरा गुड्डा राजा, किसकी है तू रानी? कौन है तू रानी? कौन है तेरा गुड्डा राजा, किसकी है तू रानी? पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया बेटा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारी पुश्तैनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए बेटा। पिताजी, पता चला कि पिताजी को पुश्तैनी जमीन के इस मामले में जबरदस्त नुकसान हुआ था और उसी गम में पिताजी ने जीवन में पहली बार शराब पी थी। एक तो माँ के जाने का दुख और उस पर इतना बड़ा माली नुकसान और उस पर मेरी परवरिश की जिम्मेदारी। पिताजी को ऐसे में किसी सहारे की जरूरत थी और वो सहारा बनी शराब। जिंदगी इम्तिहान पर इम्तिहान लिए जा रही थी, मेरा भी और पिताजी का भी, मेरा भी और पिताजी का भी। हाई स्कूल में दाखिला होने के बाद मेरे जीवन में प्रवेश हुआ मुकुंद का। उस दिन मैंने पहली बार डिबेट में हिस्सा लिया था। सब लोग बड़े गौर से मुझे देख रहे थे।
मुझे सुन रहे थे। उस दिन 8 मार्च था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नमस्कार भाइयों और बहनों, भारत प्राचीन काल से अपनी सांस्कृतिक विरासत, धर्म, सभ्यता, परंपरा और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध देश है, तो दूसरी ओर ये पुरुष रूढ़िवादी राष्ट्र के रूप में भी लोकप्रिय है। भारत में महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि इसका सही अर्थ कभी नहीं समझा। वे केवल घर के कामों तक ही सीमित थी या घर और परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी समझती थी। उन्हें उनके अधिकारों और खुद के विकास से पूरी तरह से अनजान रखा गया था। भारत कितना अच्छा बोलती हो। अच्छा बोलना बहुत आसान है, अच्छा करना बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक दिन अच्छा करोगे। कैसा लगा हमारा विद्यालय? विद्यालय तो अच्छा है, लेकिन ये शहर बहुत छोटा है। हाँ, तुम बड़े शहर वालों को हमारा छोटा शहर अच्छा क्यों लगेगा? तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पिताजी का तबादला नहीं होता तो मैं यहाँ थोड़े ही आने वाला था। पिताजी की नौकरी ऐसी है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, जहाँ उनका तबादला होता है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो पता है, पिताजी तो चाहते हैं कि मेरा दाखिला किसी हॉस्टल में हो जाए, लेकिन माँ है वो मेरे बिना रहना ही नहीं चाहती। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है ना? हाँ, माँ तो ऐसी ही होती है। तुम्हारी माँ भी? सॉरी। वैसे हाई स्कूल के बाद तुम्हारी क्या प्लानिंग है? कैसे प्लानिंग? कुछ तो सोचा होगा तुमने, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी सोचा होगा। तुमने क्या सोचा है? भाई मेरी तो पहली पसंद इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग? क्यों? क्योंकि इस देश को बहुत सारे इंजीनियरों की जरूरत है। मैं इंजीनियर बनने के बाद बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, पुल बनाना चाहता हूँ। तो क्या इस देश को डॉक्टर की जरूरत नहीं है क्या? है, पर मुझे नहीं पता। आई हेट हॉस्पिटल, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल बनाने में भी मेरे जैसे इंजीनियर लोग की जरूरत पड़ेगी। देख लेना तुम, हम ही लोग की जरूरत पड़ेगा। रोज पिताजी। तुम्हारी स्कूल से छुट्टी हो गई? जी पिताजी, मैं बस घर ही आ रही थी। और ये कौन लड़का है? ये मुकुल है, हमारे स्कूल में इसका दाखिला हुआ है कि पिताजी का नया तबादला हुआ है यहाँ। नमस्ते अंकल। हाँ ठीक है। स्कूल से छूटने के बाद सीधे तुम्हें घर आना चाहिए। जाओ घर जाओ। जी पिताजी, आती हूँ। मुझे घर जाना होगा। चलो ठीक है, मैं नहीं करता। बाय। उस दिन पिताजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, पर उनकी आंखों में कुछ संशय और क्रोध का मिला-जुला भाव जरूर था, जिसे मैंने टाल दिया था। ये चितौड़ावस्था की दस्तक थी। इस दस्तक से हर पिता, विशेष रूप से लड़की का पिता, सावधान हो जाता है। उस दिन मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। मेरे पिता पुराने ख्याल वाले इंसान नहीं थे, लेकिन हर पिता, विशेष रूप से लड़की का पिता, कहीं न कहीं असुरक्षित तो होता ही है। हाँ, असुरक्षा। उस दिन पिताजी की नजरों में मैंने असुरक्षा का ही भाव देखा था।
पिताजी है क्या? हाँ आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। हाँ। पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ विष्णु दादा आए हैं। अरे अरे विष्णु आया है। कहो यार, क्या हाल चाल है? आजकल तुम नजर ही नहीं आते हो। अरे नजर कैसे आऊं? कैसे नजर आऊं मैं? हाँ यहाँ तो जीवन पर ही दुर्भाग्य की बुरी नजर लग गई है। तो वो क्या? अब तुम तो जानते ही हो, लड़की का बाप होना गुनाह है इस दुनिया में। गुनाह, और उसी गुनाह की सजा पर भुगत रहा हूं। जानते हो, मैं तो पूरी तरह से तंग आ चुका हूं। क्या हुआ? इस बार फिर लड़की के ससुराल वालों के यहाँ से नहीं मांगा गई। इधर इधर आओ। नहीं मां, कैसी मां? अरे यार, फिर वही होना। जमाई बाबू को दुकान में निवेश करने के लिए पूंजी की जरूरत आ गई है। तो भेज दिया बेटी की मां कब नहीं मां। तो अरे विष्णु, मैंने तो तुम्हें पहले ही सलाह दी थी कि अभी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो, तो तुमने मेरी सलाह मानी नहीं। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, पहले लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दो। तो तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, मेरी सलाह नहीं मानी, तो भुगतो। अरे मुझे क्या पता था कि लड़का इतना लोभी प्रवृत्ति का है। अरे जब लड़की का पखार किसी मरीज हो, तो भला बाप की कौन सी बुद्धि काम करती है? बोलो कौन सी बुद्धि काम करती है? और फिर बिरादरी वालों का भी हम पर काफी दबाव था लड़की का विवाह जल्द से जल्द कर देने के लिए। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। अरे मुझे सब पता है। ये जात, बिरादरी, समाज, मेरी समझ से इन सारी बुराइयों की जड़ ये समाज ही है। समाज वैसे तो तुम्हें भी एक न एक दिन आज नहीं तो कल तो बेटी का विवाह करना ही होगा। अरे हाँ विष्णु, मुझे ब्याह करना है, परंतु मैं पहले सरोज की परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके पैरों पे खड़ा होने दूंगा, फिर उसकी शादी की बात सुनूंगा। अरे शादी ब्याह का समय आएगा तो देखा जाएगा। अरे बेटा, दादाजी के लिए चाय वाय नहीं बनाओगे क्या? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी, कोई औपचारिकता थोड़ी है। अरे जो है घर में मैं कोई अतिथि थोड़ी हूँ। अरे यार पता चला? किसके घर में आग लगी ये तो पता नहीं चला। लोग तो चिल्ला रहे हैं कि आग लग गई, आग लग गई। विक्रम बिल्कुल सही कह रही है। राधे श्याम गली में बहुत भीषण आग लगी है। उस दिन राधे श्याम गली में सिलेंडर फट जाने से आग लगी थी। आग कैसे लगी ये सवाल कुछ लोग उठा रहे थे तो कुछ इसे साजिश मान रहे थे। मैंने पिताजी और चाचा जी को कहते सुना था। अरे भाई साहब, आप समझ रहे हैं? नंगे, अरे वो सिलेंडर ऐसे ही नहीं फटा है, वो जरूर इसके पीछे कुछ हमको लग रहा है साजिश है। तुमको क्या लगता है? अरे विष्णु भाई, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। अरे पिछली बार बगल के टोला में सिलेंडर फटा था और पुलिस तफ्तीश हुई थी, तो क्या बात निकल के आया था, तुम्हें नहीं पता है? हाँ, ठीक बोले। उस दिन को ये बात निकल करके आई थी कि घर के लोगों ने ही बहू को जलाने की साजिश रची। साजिश? हाँ, अरे बहू को तीन
बेटियां थी और परिवार वाले बेटा चाह रहे थे। ठीक बोले, यही बात थी। हाँ। यही बात थी। अच्छा यार, हाँ। मैं पूरी सब चीज करके जानकारी प्राप्त करके आता हूँ। हाँ। मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ। मैं आ रहा हूँ। ठीक है विष्णु, सब पता करके आना, हमें बताना। उस दिन की वो बातचीत मेरे लिए आँख खोलने वाली थी। बेटी की संख्या से परिवार चिंता कर सकता है, चिंता क्यों न हो। बेटी लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में कैलेंडर में भले ही दिखाई दे, पर घर में भौतिक रूप से नहीं। घर में भौतिक रूप से एक लड़का तो चाहिए। सूरज का वो तापी जान से शीतल लड़की, बोले वो मन ही मन, पर उसकी आंखें कुछ कुछ कहती थी। देख के संसार की नीयत मन ही मन वो बोलती थी। बोले वो मन ही मन, पर उसकी आंखें कुछ कुछ कहती थी। रूप जगत का ऐसा होगा, रूप जगत का ऐसा होगा, कब किसने ये जाना था। चांद रूपा, सूरज रूपा, क्यों धरती ने माना था। लोग जमाने क्यों ले बैठे, हर जननी की हस्ती थी। बोले वो मन ही मन, पर उसकी आंखें कुछ कुछ कहती थी। उसकी आंखें कुछ कुछ कहती थी। उसकी आंखें कुछ कुछ कहती थी। रेत उस झरने की छत समुद्र में भी वही होती है जो रेगिस्तान में तूफान यूं ही हवा के झोंके। दूसरी ओर वही रेत समुद्र की गहराई में चित पड़ा, भीगी भीगी सांसें लेकर और करवाता है। समुद्र की गहराई में भरा कैसा विकास, यहाँ तो सब कुछ एक जैसा है, गीला। रेगिस्तान की उस रेत को भी यही तो मानता। भले ही वहाँ सब कुछ खुश्क हो, पर नमी उसके सपनों में तो है। भले ही वहाँ हवा के सफेदों का जोर हो, पर ठहरना वो जानती है। रेत से रेत मिलकर ही तो ये रेगिस्तान बना है। बूंद से बूंद मिलकर ही तो वो समंदर बना है। उसकी खुश्की न किसी काम की, न मेरी नमी किसी काम की। अगर देखा जाए तो पिताजी मेरी शिक्षा को लेकर बहुत संजीदा थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि पिताजी ने बिस्तर पकड़ लिया और उन्हीं हालात में पिताजी अपने जीते जी मुझे ब्याह देना चाहते थे। मुकुंद के घर वालों ने दरिया दिली दिखाई और खुले दिल से मुझे अपनाया। सरोज
बेटा, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं जीते जी तुम दोनों को प्यार के बंधन में बंधे देखना चाहता हूँ बेटा। मुझे मालूम है कि इतना बड़ा फैसला लेने में तुमको बड़ी मुश्किल होगी, मगर एक बाप के जज्बात को समझो। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को जीवन में बहुत कुछ करना, तुम्हारे बहुत से आसान है। मेरी तो बस एक ही बेटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं मरने के पहले ही कहा। ऐसा मत बोलिए पिताजी। नहीं बेटा, जो सच है सो सच है। मैं बस अब चंद दिनों का मेहमान हूँ बेटा। तुम लोग यदि खुशी खुशी मुझे विदा करना चाहते हो तो मेरी बात माने। मुकुंद से अच्छा और कोई लड़का नहीं हो सकता। मुकुंद, तुम अपनी माँ से बात करोगे ना? पिताजी, यदि सरोज को मंजूर है तो मैं अपनी माँ से बात करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। तुमने मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया बेटा, बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। इस एहसान का बदला तो मैं कभी नहीं चुका सकता बेटा। एहसान कैसा पिताजी, एहसान कैसा? सरोज और मुझे आज नहीं तो कल एक होना ही था। मैं आज अपनी माँ से बात करूंगा। आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। जाओ जाओ बेटा, तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। थोड़े समय बाद ये लड़की इस घर से चली जाएगी और उसकी स्त्रियां उसके साथ मोह बंधी है। नीम और पीपल के पेड़ों की छाया के नीचे चलती वो एक चकित हिरनी की तरह आयु की छलांग भरकर
जेब में है। मान करेगा ये बरसात की उमस आंधी, सावन भादों की अद्भुत मूसलाधार वर्षा, माह की काले पक्ष उगा देने वाली सर्द हवा, हजारों विपत्तियां उतार चढ़ाव। लड़की लड़के को देखती है, पर्दा नहीं है। खेत में पके धान की तरह उसकी हथेली, खेत में पके धान की तरह उसकी हथेली है। वो छोटे छोटे कदमों से बहुत दूर तलक जाएगी, गिर जाएगी, डरेगी नहीं। जन्म देगी अपने शरीर आत्मा के भीतर से एक समयातीत समय हो। वो समय होगा लड़का या लड़की। मिट्टी की सरसता से इतने डर है, डरते हैं जो जिंदगी के परिक्रमा से नया समय जिनके हथेली में चूकता है, वो अपनी बेटी सामने देख डरे बिल्कुल नहीं। लड़की अपने छोटे पैरों से चली गई है और लड़का उसके लिए लाया है नए अन्न की पानियां, खून, जल और हवा। ये रोने का समय नहीं है। लड़की तुम्हारे आंगन में खड़ी नई बेल है और लड़का नया पत्ता। सरोज के आने के बाद से माँ बहुत खुश थी, लेकिन हाँ माँ को इस बात की चिंता जरूर थी कि सरोज के विवाह के बाद सरोज के पिताजी की देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने सरोज के पिताजी से बात की। देखिए समझन जी, हम लोग के घर का ये रिवाज नहीं है। हम लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। ओ संदीप जी, आप ही क्या इन पुरानी शिक्षा में अटके हुए हैं? अपनी हालत ये है, अभी आपको सेवा की जरूरत है। परमात्मा ने अपनी घर की लक्ष्मी हमें दे दी है, तो आपकी चिंता हम सबको तो होगी ना। हाँ पिताजी, ये रीति रिवाज तो इंसानों ने ही बनाए हैं ना। मेरी बात मानिए, इस हालत में आपको सेवा और देखभाल की जरूरत है और आपकी चिंता मुझे भी तो लगी रहेगी ना। और पिताजी, मेरी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। यदि हमने आपको अकेला छोड़ दिया और भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब देखो बेटा, माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में ही होती है। यदि तुम लोग खुश हो तो मुझे मंजूर है। ठीक है बेटा, कुछ दिन अब तुम्हारे घर पे बिताऊंगा। चल। ओ भाई जी, कब तक आन? अरे अरे विष्णु भाई, अरे यार, तू लड़की का विवाह का किए मोहल्ले से ही विदा हो लिए। अरे वैसी बात नहीं है। देखो, मुझे तुम लोगों की बड़ी याद आती है यार, और मुझे भी मोहल्ले में आने का मन करता है। क्या करूं? इधर तबीयत ठीक नहीं रहती यार, इसीलिए नहीं आ पाता। लगता है नहीं क्या? अरे अरे क्या बताऊं, अरे अपना दामाद मुकुंद है ना, अरे वो दफ्तर गया है और रोज अपनी सास के साथ मार्केटिंग करने गई है। वाह क्या परिवार है। लड़का जितना संस्कारी है उतनी ही संस्कारी लड़के की माँ। अरे क्या बताऊं, ये
मेरे पिछले जन्म का पुण्य और सरोज की किस्मत है कि मुकुंद जैसा दामाद मिला यार। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ उन्होंने संभाल लिया। और क्या बताओ, सब कुछ उन्होंने संभाल लिया ना। आजकल बेटी के बाप की क्या हालत होती है ये पूछी हुई है तुमसे। अच्छा बताओ, मोहल्ले का क्या खबर है? और वो जहाँ पूरा इलाका में आजकल चुनाव की लहर जोरों पे है। अच्छा, हाँ मैं भी देख रहा हूँ जनता में बहुत गुस्सा है। और नहीं तो क्या, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। और नहीं तो क्या, अरे देखो जाति और इसके चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। चुनाव के पहले बोलेंगे उम्मीदवार को ये सबक सिखाना है, वो सबक सिखाना है, और चुनाव आते ही वोट देने के समय अपने जाति पर ही वोट देते हैं लोग। अच्छा बताओ, अरे वो सिलेंडर जो फट गया था, मामला तो मिला कि नहीं? मुआवजा अरे मुआवजा का खाद मिलेगा। हाँ। खैरात मिली है, खैरात। हाँ। और वो भी सरकार की तरफ से नहीं, अच्छा। उम्मीदवार ने ही अपनी तरफ से कुछ पैसे बांटे। हाँ। समझ गए? और जिनके घर आग लगी थी, हाँ। वो भी तो उसी जाति का था। अरे उसी जाति का। हाँ। और जानते हो कि नहीं, हाँ। उसी दिन जो आग लगी थी, उसी दिन उस समय में जब सारे लोग मौजूद थे, वही तो मीडिया वाला था। अच्छा। बस आओ देखा न काओ, अपना वोट बैंक चमकाने के लिए तुरंत मुआवजा की घोषणा कर दी। अरे बिना मुआवजा का घोषणा क्या था? अरे यार, पहले तो बोला था कि मरने वाले को 50,000 और घायल को 25,000, लेकिन जब मुआवजा लेने गया तो जानते हो, 1,000 रुपया देकर के सबको मुनाफा कर दिया। और नहीं पता 1,000 ही तो दिया था। और वो भी पिताजी ने अपने पॉकेट से दिया, और बाकी सबसे मुआवजा सरकार की ओर से वादा दिया जाएगा। तो 1,000 नहीं, सब लोग उसी को वोट दिए होंगे। अरे 1,000 नहीं, पूरी हवा बन गई है। एक हादसे को देखा ही ने लपट कर मौके में बदल दिया। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति। अरे इसको, अरे छोड़ो। अच्छा बताओ, रात का क्या? अरे यार मत पूछो, आजकल मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? और दिनों से कोई नई मार नहीं आई है। यानी कि जमाई बाबू को दिया। अच्छा यार, काफी समय हो गया, अब मैं चलूंगा। अच्छा ठीक है। देखो मित्रों, तुम भेद भाड़ क्या हो रहा है, ये मत समझना कि कहाँ जा रहा हूँ, ये अपना ही घर है। और देखो तुम आते हो यार तो भीड़ लग जाता है। मेरा भी मन काफी लगता है यार, इसीलिए मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मेरे ब्याह के चंद सालों के बाद ही पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसा लगा कि वो मानो मेरे ब्याह को देखने के लिए ही जीवित थे। उनके जीवन के अंतिम दिन संतोष में थे। जीवन में वो मोड़ की आया जिसका इंतजार हर लड़की, हर औरत को होता है। जब एक औरत जननी बनती है, मैं भी जननी बनी, लेकिन पिताजी को देखने के लिए जीवित रह गए। देखो बिल्कुल मेरी तरह है ना? तुम्हारे जैसी है, पापा पता नहीं क्या हुआ।
तुम्हारी वजह से हमारे आने में बड़ी परेशानी है। कुछ नहीं माँ जी, आज पिताजी की बहुत याद आ रही। आज अगर वे जिंदा होते, खुश होते, मेरी गोद में मेरी संतान को देखने की बहुत इच्छा है। तुम्हारी दादी कहने लगी, आज हमारी शादी को काफी साल हो गए। मेरी जो बेटियां डॉक्टर से रिपोर्ट आई है कि सरोज के घर में फिर इस बार लड़की है। सरोज की दुविधा को मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर से मिलने के बाद सरोज बड़े भारी मुझसे घर पहुंची। डॉक्टर की रिपोर्ट सब सही हो। अरे कहो आ गए तुम? हाँ पता नहीं माँ जी, सब कुछ ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक है, ठीक नहीं है। मम्मा, ये क्या करेगी? डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं माँ जी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। मैं आपको वो सुख भी नहीं दे पा रही जिसकी चाहत हर रात को होती है। ये क्या करेंगे बेचारे लोग? साफ साफ बता कि डॉक्टर ने कहा क्या? पता नहीं। तुम्हारे चेहरे को देखकर मेरे मन में मुक्ति नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कभी कभी कोई ना कोई बात जरूर है जो छुपा नहीं मुझसे। इस घर में मेरे सिवा और कोई नहीं होता है। तुम अपनी परेशानी मुझसे नहीं बताएगी तो मैं कैसे समझूंगी? हाँ, और अभी लगे तो किस सुख की बात करेंगी? उसकी चाहत एहसास में होती है। अरे पति, ऐसा कौन सा सुख है जो तुम मुझे नहीं दे पाई है? देख, एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैंने तुझे मन से अपनाया है। हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी बुराइयों को जन्माया है। अरे, सिर्फ
मैं दोनों को राजी बनूं। मुझसे कोई भूल नहीं माँ जी, आपकी ओर से कोई भूल नहीं हुई है। हमारे मन में आपके लिए बहुत ही आदर और श्रद्धा है। तभी तो मैंने अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने का मन बनाया। लेकिन क्या करूं माँ जी, मेरी माँ मुझे जन्म देते ही ये दुनिया छोड़ चली। पिताजी से जितना बंधपरा उन्होंने निभाया, 2 बेटियों के बाद मुझे लगता था कि मुझे लड़का होना चाहिए। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? अरे बेटियां तो रौनक होती है, घर की रौनक होती है। और मेरे घर की रौनक है तुम्हारे बदौलत मेरे घराने को गुजार करने वाली 2 पोतियां हैं। बच्चे को नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी, मेरा कोई कदर नहीं सोच सकता। मैंने ऐसी परवरिश नहीं दी है अपने बच्चे को। क्या आगे बढ़के दुर्घटना का विचार आया था? हे भगवान, ये कैसी विडंबना है? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम जन्म के पहले जान जाते हैं कि गर्भ में क्या है। जांच का इजाद करने वाले ने ये नहीं सोचा होगा कि इस तकनीक का उपयोग किस तरह से होगा। तुम तो आज भी नहीं हो, इतनी तारीफ करता था तुम्हारी सोच की। तुम ऐसा सोचती हो? क्या हो गया तुम्हारी सफलता को? हाँ, मैं भी इसे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जब से डॉक्टर के यहाँ से आई है, बस रोए जा रही है। चल पैसों के लिए लोग इन जांच का धंधा करते हैं और तुम उनका सहयोग करने जा रही थी। मैं तुम्हें किसी कीमत पर रूठता है, मैं माफ नहीं करना तुम्हें। मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, बना मैं मुकद्दमे से कोई जवाब नहीं। नहीं माँ जी, इनकी ओर से कोई जवाब नहीं है। माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। कौन कहता है कि सास अच्छी नहीं होती? मैंने तो आपने ममता की ऐसी मूर्त देखी है जिसने हर पल मुझे अपनी छत्र छाया में रखकर आगे बढ़ाया। माँ, आपने मुझे बड़े भारी पाप से बचा लिया। माँ, आपने मुझे भ्रूण हत्या के पाप से बचा लिया। आपने मुझे बड़े भारी पाप से बचा लिया। और मेरा हमें अपनी लाडली बेटी सगुन की इंतजार है। अरे वाह, ये तुम्हारे आने वाली पोती का नाम है सगुन। हाँ, मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी रख दिया। एक ऐसी सास और ऐसा पति हो तो किसी औरत को भ्रूण हत्या जैसा काम नहीं करना पड़ेगा। अपने हाथों अपनी औलाद की जान नहीं लेनी पड़ेगी। बेटियां तो बहुत होती है, तुम्हें पूरे दिल से माना चाहिए। आपकी कभी आवाज़ की आवाज़ सुनी है? बस बात सुनती बड़ी चाहिए। ये दर्द भरी गुजारिश। माँ, तेरे आंचल में छिप जाने का मन करता है। माँ, तेरी गोद में सो जाने का मन करता है। जब तू है साथ मेरी जिंदगी जीने का मन करता है। तू ही है जिसके साथ मैं खुश हूँ, बस तेरे दामन मेरी महफूज हूँ। पर माँ, जब मेरे हो जाती है, मेरी नन्ही सांसों को जब तू ही खामोश कर जाती है। क्या कसूर होता है मेरा जो तू भी पराया करती है? मुझे जिंदगी के बजाय मौत की आगोश में लगा देती है, तकती है
को ताला लगाना पड़ता है। बेटियों को बचाने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। मैं पूछती हूँ, ये नौबत आती क्यों है? बेटियां पहुंच बनी कब से? जब से शादी के आपको नुमाइश का तमाशा बना दिया गया है तब से। दहेज की रकम स्टेटस सिंबल बन गई है। जिसने जितना दहेज लिया, समाज में उसका स्टेटस कायम हुआ। बेटियों को बचाने के लिए हमें दहेज प्रथा को मिटाना होगा। Say no to dowry. Say no to dowry. Say yes to daughters. Say yes to daughters. मेरी बेटी, मेरी सबून। मेरी बेटी, मेरी सबून। हर आंगन में मेरी सबून। हर आंगन में मेरी सबून। हर आंगन में मेरी सबून। बस